वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन इन माय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एल्टन मायो को। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के भी इसको कहा जाता है फादर एल्टन मायो को, और कंसिडर किया जाता है इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी के भी फादर। उसके बाद रिसीव करते हैं एमए इन लॉजिक एंड फिलोसफी। उसके बाद मेडिसिन की स्टडी भी करते हैं स्कॉटलैंड से, बट ड्रॉप कर देते हैं कंप्लीट होने से पहले ही। उसके बाद मायो की जो रिसर्च थी वो किसके ऊपर फोकस थी? माइनली ऑन द बिहेवियर ऑफ द वर्कर्स इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कीपिंग इन द व्यू द फिजिकल, इकोनॉमिक, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। जो मायो थे उन्होंने रेफर किया था इस अप्रोच को एज क्लिनिकल मेथड। मायो का जो माइनली फोकस था वो किसके ऊपर था? बिहेवियर था। किसके बिहेवियर के ऊपर? ऑन द बिहेवियर ऑफ द वर्कर्स, और उनकी प्रोडक्शन कैसी हो रही है एक इंडस्ट्री में। उसके बाद मायो की जो हम एक्सपेरिमेंट है वो आगे देखेंगे, उसमें हमें पूरे डिटेल में समझ आएगा। उसके बाद हम देखते हैं मायो की कुछ कंट्रीब्यूशन। द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947। उसके बाद एसोसिएट देखते हैं हम जो एल्टन मायो के साथ जिन्होंने काम किया। फिर थे रोहित बर्गर जो रिसर्च असिस्टेंट भी रहे, विलियम जे डिक्सन, उसके बाद टी नॉट, डब्ल्यू लॉयड, ई वार्नर, एल जे हैंडरसन। उसके बाद जो मेजर वर्क हम रोहित बर्गर के भी देखते हैं, कभी कभी ये भी हमें देखने को मिल जाता है यूजीसी के एग्जाम में, इसकी बुक भी पूछ ली जाती है, इसकी पब्लिकेशन रोहित बर्गर की। उसके बाद मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स 1939, इन कोलैबोरेशन किसके साथ उन्होंने ये काम किया था? विद डिक्सन के साथ। और मैनेजमेंट इन मॉरल 1941 में, और ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिलेशन 1954 में। और मायो के जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन कौन से रहे? द फर्स्ट इंक्वायरी 1923, उसके बाद हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने 1924 टू 1932। उसके बाद एब्सेंटिज्म इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन्होंने कब किया? 1943 में। जो इनकी फर्स्ट इंक्वायरीज, जो इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? जो एक टेक्सटाइल मिल थी नियर फिलाडेल्फिया, जिसको क्या किया जाता था? कंसीडर्ड एज ए मॉडल ऑर्गेनाइजेशन। फिलाडेल्फिया क्या था? एक टाउन था, उसके पास क्या थी? एक टेक्सटाइल मिल थी, जिसको क्या किया जाता था? विच वॉज कंसीडर्ड एज मॉडल ऑर्गेनाइजेशन। कोई बेकार टाउन नहीं था, मॉडल टाउन था। मैनेजमेंट जो थी वो भी बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या थी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इन द म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट। वहाँ का एक डिपार्टमेंट था जो कौन सा था? म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट। और उसमें क्या प्रॉब्लम थी? हाई जनरल लेबर टर्नओवर। मतलब जो लेबर थे वो क्या कर रहे थे? ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा इंसेंटिव स्कीम्स भी लॉन्च की गई थी डिपार्टमेंट में, बट फिर भी जो लेबर टर्नओवर देखने को ज़्यादा मिला। तो मायो ने ऑब्जर्वेशन किया। मायो की जो ऑब्जर्वेशन थी वो किसके ऊपर थी? फूड ट्रबल इन ऑल द वर्कर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, नो कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्कर्स पीसेस ड्यू टू ग्रेट नॉइस ऑफ द मशीन्स एंड ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन दैम, वर्कर्स आर ट्राइड टू एंजॉय एनी सोशल इवनिंग पोस्ट वर्क। जो माया तो उसने ऑब्जर्वेशन की कि जो टर्नओवर हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर का टर्नओवर हो रहा है वो मतलब क्यों हो रहा है? तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो उनके जो मतलब जो पाँव थे ना, एवरीवन हैड क्या है? फुट ट्रबल इन द वर्कर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जो जो वहाँ पे काम करने वाले थे ना, उनके पाँव में क्या कर रहे थे? बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए थे, ठीक है, बल्स इन देयर फीट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है? बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीन की नाइस थी जो बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद जो डिस्टेंस था वो भी बहुत ज़्यादा था, जिसमें वो आपस में क्या कर सकते थे? कम्युनिकेशन। उनके जो वो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था, जिससे वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे एक दूसरे के साथ। और जो जो उनकी सोशल इवनिंग होती थी, मतलब उसको भी वो क्या कर सकते थे? इंजॉय नहीं कर सकते थे। तो ये मायो ने क्या की? ऑब्जर्वेशन की, इसमें प्रॉब्लम देखी, और उसके बाद उन्होंने रिफॉर्म्स क्या लाई इसमें। उसके बाद मायो ने कुछ रिफॉर्म्स लाई। रिफॉर्म्स में क्या था? इंट्रोड्यूस रेस्ट पीरियड कुछ थे वो इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद कंट्रोल ऑफ द रेस्ट पीरियड इन द हीट ऑफ द वर्कर्स। जो कंट्रोल रेस्ट पीरियड जो उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया वो किसके हाथ में दिए? वर्कर्स के, मतलब वो खुद देखें उनको कब क्या सिस्टम अच्छा लगता है। लीड टू द सोशल इंटरेक्शन, उससे क्या होगी? उनकी सोशल इंटरेक्शन होगी। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द मिल, जो प्रेसिडेंट थे मिल के उसने किया। दिस मायो इन हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एट द फिलाडेल्फिया टेक्सटाइल मिल वाज एबल टू प्रोब द प्रॉब्लम एंड पर्पज ऑफ रेमेडीज। मतलब जो मायो ने फर्स्ट इंक्वायरी, जो उनका फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो उन्होंने प्रॉब्लम देखी, तो उसका उन्होंने क्या दिया? सोल्यूशन भी बताया कि क्या क्या उन्होंने रेमेडीज बताई। उसके बाद उन्होंने हाउथॉर्न स्टडी जो की, बेस ऑफ द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एट हाउथॉर्न। हम देखते हैं हाउथॉर्न स्टडीज 1924 से 1932 तक हुई। हाउथॉर्न स्टडी कितने ये कंडक्टेड होती है? 4 फेजेज में। द ग्रेट इल्यूमिनेशन,
1924 to 1927 तक रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट 1927 टू 1928, ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स 1928 टू 1931, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट 1931 टू 1932। इसके बाद ग्रेट इल्यूमिनेशन देखते हैं। ग्रेट इल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है? लाइट। इनिशियली जो उन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्टेड बाय नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने स्टार्ट किया था पहले। डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। और उसमें क्या रखा उन्होंने? 2 ग्रुप्स बनाए। पहला ग्रुप कौन सा था? कंट्रोल ग्रुप, और एक बनाया था टेस्ट ग्रुप। ठीक है, दोनों में क्या किया? पहले में जो थी नॉर्मल कंडीशन रखी लाइट की मेंटेन की, और दूसरे में क्या रखा? टेस्ट ग्रुप में कभी उसमें लाइट को इंक्रीज कर रहे थे, कभी लाइट को डिक्रीज कर रहे थे, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा कर रहे थे। बट जो उनको दोनों ही केसेस में देखने को मिला, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही थी दोनों ही केसेस में, जब वो नॉर्मल कंडीशन रख रहे थे या लाइट को कम या ज़्यादा कर रहे थे। और उसके बाद मायो ने ज्वाइन किया था, ज्वाइन दिस एक्सपेरिमेंट इन 1927, किसकी कोलैबोरेशन में? विद रोहित बर्गर्स के साथ। ही नोटिस द रिमार्केबल चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स। मायो फेल्ट दैट द वर्क सेटिस्फेक्शन डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द इनफॉर्मल सोशल पैटर्न ऑफ द ग्रुप। मायो के अकॉर्डिंग क्या था? जब सोशल इंटरेक्शन होगी उससे भी क्या हो जाएगा? जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। वर्कर्स शुड बी मेड टू कम आउट ओपनली विद देयर नीड्स, इंटरेक्ट फ्रीली एंड विदाउट फियर विद कंपनी ऑफिशियल्स। उसके बाद क्या होता है इसमें? इट वॉज रिवील दैट प्रोडक्टिविटी कुड बी इंक्रीज नॉट ओनली बाई इम्प्रूविंग द वर्किंग इन्वायरमेंट। जब हम वर्किंग इन्वायरमेंट जो हम क्रिएट मतलब ज़्यादा अच्छा करेंगे, उससे ही हमारी प्रोडक्टिविटी है वो जो ज़रूरी नहीं कि उससे इंक्रीज हो, बट आल्सो थ्रू इनफॉर्मल सोशल रिलेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द वर्किंग ग्रुप। उसके बाद हम देखते हैं रिले असेंबली टेस्ट रूम। इसमें क्या होता है? टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ वेरियस चेंजेस इन वर्किंग कंडीशंस ऑन द वर्कर्स आउटपुट एंड मोरल। इसमें क्या होता है? इन दिस एक्सपेरिमेंट अ स्मॉल होमोजेनियस वर्किंग ग्रुप was constituted. Several new elements were introduced in the work environment such as shorter working hours, proper rest periods, improved physical conditions, friendly supervision, free social interactions among group members। तो उसके बाद ये क्या करते हैं? और इस जो एक्सपेरिमेंट है इसका बहुत वाइड स्कोप है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जो हमने पहले देखा उससे इसका जो है वो वाइड स्कोप था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सच एज फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल सुपरविजन देखने को मिले। वर्किंग आवर जो थे बहुत ज़्यादा कम कर दिए और बेटर वेजेस मिलने पड़ गई, कॉफ़ी ब्रेक्स मिली, फ्री इंटरेक्शन हुई। तो इस तरह ये क्या हो गया बिटवीन ग्रुप मेंबर्स, और इस तरह ये सब चीज़ें किस में हुई? रिले असेंबली टेस्ट रूम में ये चीज़ें हमें देखने को मिली। थर्ड एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। तो इसमें क्या हुआ? टू एक्सप्लोर द इम्प्लाई फीलिंग बाई टॉकिंग टू दम। इसमें मतलब इम्प्लाई के जो फीलिंग्स थे उनको पूरा क्या किया? एक्सप्लोर किया गया, उनसे बातचीत की गई। और इसको क्या बोलते हैं? मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम को आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स। अगर होगा वो भी यही है, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम को ही ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स कहा जाता है। वर्कर्स एप्रिशिएटेड द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय द कंपनी फ्रॉम दम। इसमें क्या होता है? टू एक्सप्लोर द इम्प्लाई फीलिंग दैट इज ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स बाय टॉकिंग देम टू। और उसके बाद इसमें क्या हुआ? कुछ मतलब वेंटिलेशन, इन्होंने क्या किया? यूज़ ऑफ वेंटिलेशन थेरेपी का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद मतलब एक थेरेपी टाइप की आप दे रहे हैं, मतलब उन्हें मतलब पूरा उनकी जो इमोशंस है उनको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर इंटरव्यू टू नाउन देयर perceptions and orientation on the working life. The result again confirmed the importance of the informal relation, social and psychological needs, and their impact in the behavior of the and their impact on the behavior of the worker. सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसे क्या कहा जाता है? आल्सो कॉल्ड एज बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था? टू अंडरस्टैंड हाउ द नॉर्म्स कंट्रोल इच मेंबर्स आउटपुट। इसमें क्या था? कुछ नॉर्म्स जो थे, कुछ स्टैंडर्ड जो थे वो क्या किए थे? सेटअप किए थे। वन शुड नॉट, पहला क्या था? रेट बस्टर। वन शुड नॉट टर्न आउट टू मच वर्क। अगर मतलब कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, अगर कोई ऐसा काम करेगा उसे क्या कहा जाता था? रेट बस्टर। उसके बाद था वन शुड नॉट टर्न आउट टू लिटिल वर्क। मतलब अगर किसी को काम बताया जा रहा है उससे उसके लिहाज से वो बहुत कम काम कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? इफ वन, अगर वो बहुत ज़्यादा कम काम कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? चीजलर, ठीक है। वन शुड नॉट टेल अ सुपरवाइजर एनीथिंग डिटरमेंटल। इफ वन डज ही इज स्क्वेलर। मतलब अगर वो अपने पास को कोई मतलब किसी की मतलब बात पीछे बोलेगा, चुगलखोरी करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वन ही डज। अगर वो ऐसा काम करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्क्वेलर, ठीक है। ये कुछ नॉर्म्स जो थे सेटअप किए गए थे। वन शुड नॉट मेंटेन सोशल डिस्टेंस, नहीं करेगा। उसके बाद मायो कंडक्टेड दैट वन शुड नॉट मिस द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन एस्पेक्ट को जो है वो मिस नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जो इसका एक्सपेरिमेंट की जो फाइंडिंग थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या था? एब्सेंटिज्म इन इंडस्ट्रीज, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था। मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस ग्रुप वेज स्कीम। इसमें क्या था? जो हाई लेबर टर्नआउट हमें देखने को मिली, किसमें? एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसमें
हाई लेबर टर्नओवर इनटू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। उसमें क्या था, मायो कंपेयर दिस एस्टेब्लिशमेंट विद अदर विद द मिनिमम टर्नओवर। और मायो ने इसको किसके साथ कंपैरिजन किया कि जो जो कंपेयर किया तो बाकी जो मतलब जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कंपेयर किया कि जिसमें क्या है मिनिमम टर्नओवर था। अदर एस्टेब्लिशमेंट हैड ग्रुप वेजेस स्कीम्स, तो बाकी में देखा क्या क्या था, हैड ग्रुप वेजेस स्कीम्स जो थी वो इंट्रोड्यूस थी। और उसके बाद माया ने कि एयरक्राफ्ट जो मतलब जो इंडस्ट्री थी उसकी कुछ यूनिट थे, ठीक है, दैट इज इंडस्ट्रियल यूनिट। उसमें क्या था, मेटल से रिलेटेड जो काम करते थे उन दो पार्टिकुलर यूनिट के अंदर, ठीक है, लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा क्या थी देखने को मिली। और लेबर टर्नओवर अगेन मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर थे वो क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे नंबर ऑफ लेबर लिविंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद द एस्टेब्लिशमेंट अंडर स्टडी हैड नो इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो इसमें देखा गया कि पिछले वाले में उन्होंने क्या देखा कि माया ने कंपेयर किया था क्या क्या नहीं था इसमें, द एस्टेब्लिशमेंट स्टडी हैड नो इनफॉर्मल ग्रुप एग्जिस्टेंस नहीं था। और मायो सजेस्ट करते हैं द मैनेजमेंट टू इनकरेज फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड टू ट्रीट वर्कर्स एज ह्यूमन नॉट कॉक्स इन अ मशीन। जैसे मशीन के पार्ट्स होते हैं वैसे ह्यूमन बीइंग को ट्रीट मत कीजिए। मायो ने सजेस्ट किया कि वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट मतलब करें और उसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन के साथ वो इंटरेक्शन करें। ह्यूमन बींग्स आर नॉट इंटरेस्टेड ऑनली इन फाइनेंशियल गेन, कि आदमी जो होता है वो सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए इंटरेस्ट नहीं रखता है, दे आल्सो नीड रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिसिएशन। मतलब उसके आप कोई अच्छा काम करोगे आपको हमेशा पैसे ही दिए जाएंगे तो आप मतलब उससे ज़्यादा जो मतलब बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट आदमी होता है वो उससे ज़्यादा इतना ज़्यादा इंस्पायर नहीं होता है। अब हमें हाउथन जो एक्सपेरिमेंट थे उसकी फाइंडिंग क्या देखने को मिली, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एट द वर्क प्लेस डिटरमाइन द मॉरल एंड आउटपुट। जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो वर्कर होगा उसके मॉरल को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जो आउटपुट होगा वो भी क्या आएगा, अच्छा आएगा। और फिजिकल कंडीशंस जो है उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क प्लेस। द हाउथन एक्सपेरिमेंट आर डिस्कस्ड इन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। जो हाउथन एक्सपेरिमेंट था ये कहाँ डिस्कस, किस बुक में डिस्कस किया गया, मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स 1939 में आई बाय रोजबर्ग एंड डिक्सन की। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सोशल सिस्टम है। नॉन इकोनॉमिक जो है मतलब अवार्ड जो है मतलब दिए जाएं आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्कर्स बिहेव। नॉन इकोनॉमिक रिवार्ड जैसे रिस्पेक्ट हम किसी को दे रहे हैं वो क्या ज़्यादा रोल मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वर्कर्स आर सोशल बींग्स, दिस एक्सपेरिमेंट लीड टू द राइज ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। और यही जो एक्सपेरिमेंट है ये किस चीज़ का जो है राइज करता है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का यही क्या करता है, राइज करता है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में हमें यही देखने को था, एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम का हमने कंसेप्ट पढ़ा। उसके बाद हेट्रोजेनियस है, हर कोई क्या है यूनिक है। और इम्फेसिस ऑन इनफॉर्मल ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका जो था फोकस था। और रिजेक्ट करते हैं इसमें जो मायो हैं वो डेविड रिकार्डो के रेबल हाइपोथेसिस को, ठीक है। रेबल हाइपोथेसिस मतलब जो क्राउड मतलब रेबल का मतलब होता है क्राउड मतलब, ठीक है। एक क्राउड कब जमा होता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा क्या होगा उनको कोई अपना मतलब होगा। तो बेसिकली ह्यूमन नेचर का एक सेल्फिश नेचर है, जब तक मतलब होता है साथ होती है और फिर उसके बाद क्या होता है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए रिजेक्ट करते हैं डेविड रिकार्डो रेबल हाइपोथेसिस को। और एडवोकेट्स क्या करते हैं, वो किसी चीज़ को वो फोकस करते हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को हमने आगे लेकर चलना है, साथ देना है हमेशा के लिए, सोशल इंटरेक्शन करनी है, तो उससे क्या होगा, हमारी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के लिए एल्टन मायो इतना ही। थैंक यू सो मच।